हेलो नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही स्टार्टअप इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोगों का शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से ईटी नाउ स्वदेश के इस कार्यक्रम को, इस शो को अपना प्यार दिया है, अपना सपोर्ट दिया है और जिस तरह से वो बात करने लगे हैं इस शो के बारे में, वो हमारी मेहनत का एक तरह से इनाम है। जी हाँ, हमारे पास वीकली शो है, लेकिन ये मानिए कि हमारे पास इतनी क्वेरीज आती हैं, इतने स्टार्टअप्स, इतने यंग एंटरप्रेन्योर्स हमें अप्रोच करते हैं कि शायद आने वाले वक्त में हमें एक से ज़्यादा एपिसोड इसके करने पड़े और ये वाकई एक हौसला बढ़ाने वाला है। तो एक बार फिर दर्शकों का, यंग एंटरप्रेन्योर्स का, स्टार्टअप वर्ल्ड का, पूरी मशीनरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब स्टार्टअप वर्ल्ड की अगर हम बात करें भारत में, तो एक तरक्की का नया आयाम बनाता जा रहा है और हर दिन आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हैं। बार बार उन आंकड़ों को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है और यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े मंचों से भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बढ़ते हुए दायरे के बारे में बातें करते हैं और बताते हैं कि आखिर आने वाले वक्त में किस तरह से भारत की ये जो तरक्की की उड़ान है, जो हमारे बड़े लक्ष्य हैं, वो स्टार्टअप की वजह से मुमकिन हो पा रहे हैं और आगे भी मुमकिन होते रहेंगे। हमारी कोशिश होती है कि इस शो में न सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाएं, बल्कि आपको इंस्पायर करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि टीवी के उस पार जो लोग भी, ये दर्शक ये शो देख रहे हैं, जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हमें फॉलो कर रहे हैं, वो सभी कहीं ना कहीं बेहतर जानकारी चाहते हैं, इंस्पायर होना चाहते हैं और स्टार्टअप वर्ल्ड की बारीकियों को समझना चाहते हैं, ताकि वो भी, अगर उनके मन में कोई ख्वाब है स्टार्टअप का, अपना बिजनेस खड़ा करने का, तो उन्हें इससे लाभ मिले। और इसी कड़ी में आज भी हम इसी स्टार्टअप वर्ल्ड की चर्चा करेंगे और तमाम बातों को आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले अपनी चर्चा में दो बेहद खास मेहमानों को मैं शामिल करूंगा। हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ राज चोदड़कर साहब हैं, जो कि चेयरमैन और सीईओ हैं RRP ग्रुप से। बहुत बहुत स्वागत राज जी आपका। इसके साथ ही हमारे साथ हैं विट्ठल रामकृष्णा, फाउंडर और सीईओ हैं पॉड वर्ल्ड से। रामकृष्णा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं राज जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात जो मैं आपके इस बिजनेस के तमाम जानकारियों से होकर जब गुजर रहा था, तो जो मुझे, जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित किया, वो था सचिन तेंदुलकर का नाम। सचिन तेंदुलकर ने आपकी कंपनी को बैक किया है, RRP इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने सेमीकंडक्टर की योजनाओं को जब उनसे साझा किया, जब उनसे इस बारे में चर्चा की, और सचिन तेंदुलकर और आपकी कंपनी का जो रिश्ता है, ये कब से है, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, जरा हमें बताइए। Thank you very much first to have taken the time to talk to me on ये जो सेमीकंडक्टर का जो माहौल क्रिएट हुआ है। तो सचिन जी का ऐसा है कि सचिन जी हमसे पहले ही जुड़े हुए थे, मतलब हमारी और एक कंपनी है RRP S4 इनोवेशन लिमिटेड, जहाँ पर हम इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, हमारी वो टेक्नोलॉजी कंपनी है जहाँ पर हम इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स प्रोडक्ट बनाते हैं। बट सचिन जी का इसमें जो सपोर्ट रहा है, मतलब एक तो पहला उसको, जैसे उसका क्रिकेट का पैशन है, वैसे उसको सेमीकंडक्टर का भी काफ़ी पैशन है। एंड वो जैसे उसने मतलब ये न्यूज़ सुना कि हम लोग इसको वेंचर कर रहे हैं, तो वो बोले कि हमको बहुत ही इसमें इंटरेस्ट है। एंड देन वो मतलब इन ऑल डायरेक्शंस हमको ब्लेस करने वाले हैं। सो और आपने भी देखा होगा, पता नहीं आप थे कि नहीं, वो जब फाउंडेशन लेकर आए थे तो सर ने हमको बहुत टाइम काफ़ी प्रेजेंटेशन भी देखा हम क्या करने वाले हैं, और काफ़ी कुछ उसने, मतलब वो जो प्लान जो आगे भी चलने वाले थे उसके ऊपर भी उसने काफ़ी डिस्कशन किया। मतलब यही है कि हमारे साथ वो एक बड़ी लंबी इनिंग्स खेलने वाले हैं सेमीकंडक्टर वेंचर में, फॉर श्योर, फॉर श्योर। बिल्कुल। और ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, लेजेंड ऑफ क्रिकेट,
और लेकिन बिजनेस की बारीकियों को जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उन्होंने समझा, और इसके साथ ही उन्होंने ये चीज़ें भी सामने रखी कि वो पूरी तरह से इस बिजनेस के आगे के फ्यूचर प्लान्स को भी समझना चाहते हैं। तो चलिए, ये तो बात हो गई कारोबार में सचिन के इंटरेस्ट की, लेकिन अब जरा आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताइए, अपने कारोबार के बारे में बताइए, कैसे इसे आगे ले जा रहे हैं आप? सो आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये एक नई कंपनी हमने क्रिएट की है सेमीकंडक्टर वेंचर के लिए। उसका रीजन ये था कि हम वैसे ये आरआरपी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर ही आ जाता है। आरआरपी एस4 इनोवेशन लिमिटेड जो है, हमने कहा एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि प्रोडक्ट्स बनाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, आर्मी के लिए, जो हम पोर्टेबल थर्मल कैमरास बनाते हैं। और हम लोग जो कोई भी आर्मी के जो राइफल्स होते हैं उसके ऊपर जो साइट्स है वो हमारा प्रोडक्ट है। इसमें काफी पेटेंटेड प्रोडक्ट्स है। अब ये करते करते हमने देखा कि ये जो कैमरास में भी जो सेंसर्स लग रहे हैं वो बेसिकली प्योरली सेमीकंडक्टर बेस्ड ही है। और जो हमने देखा कि इसका जो रिक्वायरमेंट्स इतना बढ़ रहा है, तो जो सेंसर जो हम लोग अपने प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं वही एक बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। तो हम लोग को इसमें जो डायरेक्शन आ गया कि जैसे ही मतलब 2014-2015 में हम लोग बात कर रहे थे, फिर हमने 2017 और 18 और 19 में आईआईटी के साथ भी हमने काफी कुछ इसका काम चालू किया था। फिर कोविड आने से थोड़ा वो मोमेंटम कम हो गया था। फिर जब ये जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो जो न्यूज आने लग गया कि ये एक इंडस्ट्री में हमको काफी सब्सिडी मिल सकता है, और एंटरप्रेन्योर्स या तो कोई भी जो जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो ये इसमें वेंचर करे, तब जाके हमने फिर हमने हमारे टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर से बात किया। और इमीडिएटली काफी डिस्कशन हो जाने के बाद हमने एक एमओयू साइन कर दिया वो टेक्नोलॉजी कंपनी से। और वो एक एग्जैक्टली वही डायरेक्शन में जा रहा था जैसे जैसे चलना चाहिए, क्योंकि इंडिया का भी ये मानना है कि सेमीकंडक्टर वेंचर में जो है पहले ओसैट एक्टिविटी चालू करना चाहिए। और ओसैट एक्टिविटी चालू करने के लिए द बेस्ट थिंग जो है, मतलब कि आपको वो टेक्नोलॉजी जो दे रहा है वही अगर आपको ओसैट का काम देता है, तो ये जो चल के आगे चल के ये बहुत ही मतलब फ्रूटफुल हो सकता है। क्योंकि जैसे वो ओसैट देगा वो फिर हमको फैब में कनेक्ट करेगा, एक फैब फैसिलिटी भी आ जाएगी। और फिर जो है गोइंग डाउन दिस जर्नी लेन, डिजाइन भी अपने हाथ में आएगा। सो इसीलिए हमने आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐलान किया, और आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है प्योरली डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर वेंचर होगा। राज जी, वाकई जो जानकारियां आपने दी, ये जानकारियां बड़ी दिलचस्प हैं, जो आप बता रहे हैं कि आर्मी के जो छोटे छोटे उपकरण हैं, राइफल साइट जो है, या कैमरे जो हैं, सेंसर्स जो हैं, उसमें किस तरह से सेमी कंडक्टर का इस्तेमाल बढ़ रहा है। और ये तो बड़ी वास्ट इंडस्ट्री है, मतलब संभावनाओं का तो पूरा संसार है। तो मेरा अगला सवाल इन्हीं संभावनाओं पे है। भारत में सेमीकंडक्टर को लेकर हमने जोर शोर से तैयारियां देखी हैं, और अब अगर हम संभावनाओं की बात करें, अवसरों की बात करें, मौके देखें, तो कैसे हैं? सर, अपॉर्चुनिटीज जो थी वो पहले से थी। अपॉर्चुनिटीज का आप देखोगे तो जैसे साइंस अनलिमिटेड है, साइंस की बाउंड्रीज अनलिमिटेड है, वैसे सेमीकंडक्टर की बाउंड्रीज अनलिमिटेड है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आप देखोगे तो हर एक चीज जो है इज गेटिंग स्मॉलर, छोटा हो रहा है, मतलब साइज कम हो रहा है, और उसकी परफॉर्मेंस 30% ज्यादा हो रही है। ये जो कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट हमारे फॉर्मर जो भूतपूर्व प्रेसिडेंट और मतलब जो साइंटिस्ट रहे थे अब्दुल कलाम जी, उसका ये विजन ही था कि कि इसको चीजों को छोटा बनाओ, छोटा बनने से इसका जो है परफॉर्मेंस ज्यादा होता है, 30% मोर, या परफॉर्मेंस इज 30% मोर। तो ये कंसेप्ट पहले से ही था, बट इशू यही था कि हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। और जब तक गवर्नमेंट या किसी और का को आगे चल के सपोर्ट का एश्योरेंस मिलता है,
तो ही ये वायबल होता है प्रोजेक्ट, वरना इसकी वायबिलिटी इज क्वेश्चनेबल। अब ये सब सब्सिडी का जो न्यूज आने लग गया है, काफी कुछ इसका माहौल क्रिएट हुआ है, तो ये जो अपॉर्चुनिटीज है तो इसमें कैसे होंगे कि जो अपने एक तो जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स है वो अपने को पहले आ जाएंगे ओसैट में, विच विल बी एन आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग पैकेजिंग होगा। उसके बाद जो है हमको फैब की अपॉर्चुनिटी आएगी जहां पर जो डिजाइन देंगे उसको फिर वेफर मैन्युफैक्चरिंग करना पड़े। फैब इज नथिंग बट वेफर मैन्युफैक्चरिंग। और चलते चलते आगे चल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के साथ हमारा ऐसा टाई अप है कि जिस दिन हम उसे काम चालू करेंगे उस दिन से उनके डिजाइन की टीम हमारे साथ बैठेगी और हमारे इंजीनियर्स को ऐसे तैयार कर लेंगे कि कल अगर कोई भी इंडस्ट्री एक क्वेश्चन लेके आता है कि ये हमारा इनपुट है और ये हमको आउटपुट चाहिए, मेक अ चिप टू दिस रिक्वायरमेंट्स, तो हमारी डिजाइन टीम बैठ के उसको एक चिप बनाएगी। तो अब हर एक चीज जो है, मैं 2 दिन पहले अपने टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर से बात कर रहा था और वो कह रहा था कि आज लेजर सोर्स भी चिप में आ सकता है। सो मतलब एवरीथिंग इज गेटिंग इनटू चिप मैन्युफैक्चरिंग। जैसे टेस्ला कार में आप देखो कम से कम 1700 चिप है एक्चुअली। सो एवरीथिंग इज अभी चिप मैन्युफैक्चरिंग। तो हर एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो चिप मैन्युफैक्चरिंग में बनेगा। इसलिए ये इंडस्ट्री में जो है बिजनेस पोटेंशियल इज बियॉन्ड एनीबॉडीज इमेजिनेशन सर एक्चुअली। बहुत खूब राजीव, लेकिन जैसा मैंने शो की शुरुआत में कहा था कि हम इस पूरी चर्चा में लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं, तो यंग एंटरप्रेन्योर जो सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं उनको आपकी क्या सलाह होगी? सर एडवाइस यही होगा कि मतलब कि अगर आप पैशनेट है और अगर आपके पास जो है एक टेक्नोलॉजी सपोर्ट है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास जेन्युइन टेक्नोलॉजी सपोर्ट है ग्लोबल कंपनी से जो आपको ओसैट फैब और डिजाइन में कमिटमेंट देता है, तो मैं कहता हूं कि ब्लाइंड फोल्डेड ही हैज टू जंप इन दिस वेल। वो ऑटोमेटिकली अपने आप स्विम करेगा। यही मेरा आदेश है सर। यस। बहुत खूब, तो गांठ बांध कर रखिए ये बातें, ये आपके काम आएंगी। राजीव, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि फ्यूचर प्लान्स और ग्रोथ के अगर हम तमाम मौक़ों को देखें, संभावनाओं को देखें, तो वो किस तरह से है? टेक्नोलॉजी का रोल कितना बड़ा है, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री ग्लोबल लेवल पर बहुत मायने रखती है। सर इसमें जो है सर ग्रोथ, एक तो सर इसमें ग्रोथ एश्योर्ड है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर आपको टेक्नोलॉजी दे रहा है वो आपके ऊपर बहुत विश्वास करके आपके साथ काम चालू कर रहा है, क्योंकि एक जो वेफर बना हुआ है वो वेफर आपको पहले दे रहा है। तो मतलब जैसे हमारा ये आइडिया है और हमने उस दिन प्रेजेंटेशन में बताया कि हमारा जो प्रोडक्शन जो है हम जनवरी में प्रोटोटाइप प्रोडक्शन चालू करने वाले हैं ओसैट एक्टिविटी के। क्योंकि टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के पास काफी काम पड़ा है ग्लोबली। काफी कुछ सिचुएशंस ऐसी आई है कि जहां पर भी काम चल रहा है वहां पर काम रुक गया है, स्लो हुआ है। लेकिन जो मार्केट है वो तो बढ़ ही रहा है। हर हर लोगों को, हर एक कस्टमर को आजकल नया चिप चाहिए। एग्जिस्टिंग की क्वांटिटी जो चिप बन रही थी वो उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है। मार्केट हैज बिकम बिगर। तो और जहां पर भी आप ग्लोबल देखने जाओगे तो उसका जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्रिएटिंग एन ओसैट एक्टिविटी और कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप अ फैब और डिजाइन का एक नॉलेज अपने आप में लाना, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होके कॉस्ट इफेक्टिव में क्वेश्चन आ गया है। अब सब लोगों को ये पता है और इसके लिए सर वी हैव टू रियली थैंक आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इसने जो सर अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक एक इमेज क्रिएट किया है इंडिया का, जो कि जो स्किल सेट्स है हमारे इंडिया में, सर बहुत ही बढ़िया स्किल सेट है। इनको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए और प्लेटफॉर्म जैसे ही मिलते हैं सर, हम लोग देखो सेमीकंडक्टर में बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। हम हमने जब ये हमने जब ये ऐलान भी किया लास्ट 3 दिनों में, हमने कम से कम
30-40 लोगों से बात की एम्प्लॉयमेंट के लिए, और हमने देखा कि उसमें जो उनका जो मोमेंटम है, जो जुनून है काम करने का, वो ज़बरदस्त है। उनको एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए था। तो ये सर, इसमें ग्रोथ बहुत बढ़िया है। इसमें जितना आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा, उतना आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि आप सेट करोगे और आपके पास इनकम जनरेशन नहीं होगा। ये नामुमकिन है। ये तो मतलब होना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राज जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपने तमाम बिजनेस के पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। और इस पूरी बातचीत में आपने एक जो नाम देखा, सचिन तेंदुलकर, जी हाँ। और चलिए जरा अपने सहयोगी शरद दुबे से जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर और स्टार्टअप का ये कनेक्शन है कैसा। आखिर सचिन तेंदुलकर कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, शरद बताएं। जी बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर की सेकंड इनिंग्स पे फोकस होने वाला है। अब एज एन इन्वेस्टर आने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स उनकी इन्वेस्टमेंट्स लिस्टेड स्पेस में भी है, अनलिस्टेड स्पेस में भी है। लेकिन मास्टर ब्लास्टर का जो सेकंड इनिंग्स है, उनके क्या इन्वेस्टमेंट्स है उस पर बात करते हैं। और हाल ही में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आया था जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब ये कंपनी जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और महाराष्ट्र का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है और ये लगभग 5,000 करोड़ जो है निवेश करने वाले हैं इस पूरे सेटअप में। अब ये सेमीकंडक्टर थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ होती है, लेकिन कंपनी जो है एक आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सेंटर बनाएगा और पहले R&D सेंटर भी रहेगा। तो ये तो सबसे नई इन्वेस्टमेंट थी सचिन की। लेकिन लिस्टेड स्पेस में उन्होंने प्रीवियसली प्री IPO राउंड में आज़ाद इंजीनियरिंग में भी जो है पार्टिसिपेशन दिखाया था। तो ऑफकोर्स देख सकते हैं उनकी लिस्टेड स्पेस में भी अब प्रेजेंस बढ़ रही है। लेकिन सवाल उठता है कि कौन से वो स्टार्टअप्स है जहाँ पे सचिन ने इन्वेस्ट किया है। और याद रखिए, जब इन्वेस्टमेंट आती है तो सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर का ही इन्वेस्टमेंट नहीं होता, कभी कभी ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी होता है और कभी कभी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट भी रहता है। लेकिन ये लिस्ट क्या है ये मैं बता दूं आपको। स्मैश में उन्होंने इन्वेस्ट किया जो कि एक इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की जो इंडस्ट्री है उसको कैटर करता है। वही जेट सिंथेसिस जो है गेमिंग में ज़्यादा है एंड ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट एक बड़ा चीज़ है जहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दिखती है। ITPL जो लीग्स है, इंडियन टेनिस प्रीमियर लीग और इंडियन जो सुपर लीग होता है फुटबॉल का, यहाँ पे भी उनकी टीम्स में ओनरशिप है। वही स्पिनी कार्स के बारे में बात करें तो ये कंपनी जो है ओवरऑल परचेज सेल करती है पुराने गाड़ियों के लिए। स्मार्ट्रॉन IoT होती है, IoT होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले रिलेटेड आइटम्स जो कि AI का यूज़ करते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। तो ये यहाँ पे भी इनकी इन्वेस्टमेंट देखने मिल रही है। इसके अलावा अगर स्टार्टअप्स की बात करें तो ट्रू ब्लू में भी उनका इन्वेस्टमेंट है जो कि एक टाइप से टाइप है अरविंद ग्रुप के साथ कपड़ों को लेके। और आखिर में मुसाफिर एक टाइप से ट्रैवल एंड टूर वाला प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी उनका स्टेक है। तो हम देख सकते हैं कि मास्टर ब्लास्टर के यूनिक इन्वेस्टमेंट्स देखने मिल रहे हैं। अगर आप इंटरटेनमेंट ले लीजिए, सेमीकंडक्टर ले लीजिए या आप स्पोर्ट्स ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद। और शरद की इस शानदार रिसर्च के बाद अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तब बात करेंगे एक और अनोखे स्टार्टअप से, उन्हें भी समझेंगे। आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चलिए बढ़ते हैं आगे और जोड़ते हैं अपने साथ विट्ठल रामाकृष्णा साहब को, जो कि फाउंडर और CEO हैं पॉड वर्ल्ड से। विट्ठल रामाकृष्णा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश में। सबसे पहले तो मैं भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझना चाहता हूं, जरा अपने नजरिए से बताइए फिलहाल माहौल है कैसा। अभी तो माहौल बहुत अच्छा है, जो पहले 5 साल में नहीं था। अभी जो माहौल चल रहा है और 10-15 साल ऐसे ही चलेगा। इसीलिए जो इंडिया दुनिया में सबसे बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा वो स्टार्टअप के हिसाब से ही करेगा। विट्ठल जी, जरा अपने स्टार्टअप के बारे में बताइए, किस तरह का कारोबार है और किस तरह से आपने इसको आगे बढ़ाया। राइट। जब मैं इन्वेस्टमेंट्स कर रहा था एज एन एंजल इन्वेस्टर, जब मैं छोटे रकम को बहुत अच्छे आइडियाज को देने वाला था, तो मेरा एंट्री बैरियर बहुत कठिन था। ये बोल रहा हूँ 4-5 साल पहले, जब मैं स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स में पहली बार घुसा था। तो
बाद में पता चला कि ये पूरा सेगमेंट ही बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। इसको पूरा फाउंडर्स लोग जो स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप्स को, इनका स्ट्रीमलाइन प्रोसेस ही नहीं था, ट्रांसपेरेंसी नहीं था, ट्रस्ट नहीं था। तो इसको 2-3 पॉइंट लेके मैंने पॉड इन्वेस्ट करके प्लेटफॉर्म खोला, जिसमें ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और एंट्री बैरियर टॉप नॉच है हमारा। तो ये हो गया हमारा टोटल यूएसपी। जब हमारा अभी हजारों इन्वेस्टर्स जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो इन लोगों का एक ही मकसद है कि जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो एक अच्छा डील पे इन्वेस्ट करता हूँ, और दूसरा बात यह है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स होता है इसका प्रोसेस क्या होता है, जो विजिबिलिटी मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इन सब पॉइंट्स को लेके हमने एक प्रोडक्टिफाइड वर्जन बनाया है पॉड इन्वेस्ट करके, जो प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग आके उनका इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स में डाल सकते हैं। पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, पूरा ऑनलाइन है, और डॉक्यूमेंटेशन भी ऑटोमेटिक है, पेपरलेस है। तो इसका एडवांटेज ये है कि इन्वेस्टर्स को अग्रीमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स सब उनका डैशबोर्ड में मिल जाता है तुरंत जब साइन होता है, और स्टार्टअप्स को एक अच्छे तरीके से सीमलेस प्रोसेस हो जाता है कि वो 10 लोगों से ना पूछे बिना इस प्रोसेस को, फंड रेजिंग के जो बोलते हैं टाइमलाइन होता है 3 से 6 महीने तक, वो कम हो जाता है 3 से 4 हफ्ते तक। तो वो बहुत बड़ा मेहनत रखता है हमारे प्लेटफॉर्म में। और जा हमारा 2-3 साल का विजन ये है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स आए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए, प्रोसेस सीमलेस हो, और उसके हिसाब से सब ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी। तो ये हमारा ओपिनियन है एक्चुअली। बिल्कुल अहम बात आपने कही, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी। जिसने इसे साध लिया उसने अपने कंज्यूमर को साथ लिया, और यही वजह है कि बहुत से स्टार्टअप्स जो फेल हो जाते हैं उनमें इन चीज़ों की कमी साफ तौर पर नज़र आती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे तो बहुत लोग फोकस करते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आपको भरोसा और पारदर्शिता, इन दो शब्दों के मायने समझ में आने चाहिए। इन दोनों को अपने बिजनेस में अपनाना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। विठल जी, स्टार्टअप्स की दुनिया चैलेंज की दुनिया है, चुनौतियां भी हैं, तो आप बताइए किस तरह की चुनौतियां आपने फेस की। ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली जब एक आदमी या फाउंडर जो बोलते हैं एक बिजनेस खोलता है, तो वो सोचता है कि बहुत सारे लोग उसके लिए वेट कर रहे हैं कि वो बिजनेस खोले और ये लोग फंड्स उनको तुरंत दे दीजिए। पर ऐसा नहीं होता है। उनको एक सीमलेस प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से उनको पता होना चाहिए कि फंड रेजिंग और फंडिंग एक फुल टाइम जॉब है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारे फाउंडर्स 6 महीने, 9 महीने और 1 साल भी सिर्फ फंड रेज फोकस करके उनका बिजनेस खराब कर देते हैं। पर हर फाउंडर को ये जरूरी जानकारी देना चाहिए कि बिजनेस पहला होना चाहिए। जब धंधा होता है, कस्टमर्स को पकड़ते हो, कस्टमर्स पे करते हैं, भले छोटा ही रकम क्यों ना हो, पर जब वो स्टार्ट होता है तभी फंडिंग और इन्वेस्टर्स आपको पूछ के आते हैं। अगर आपका धंधा ही सही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट्स हो ही नहीं सकता है। इन्वेस्टमेंट्स एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है पूरे धंधे में। तो वो बात इज वेरी इंपॉर्टेंट लोगों को समझ जाने की। विठल जी, मेरा अगला सवाल यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, जो हमें देख रहे हैं और जो कोई अपना नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उन्हें क्या सलाह होगी, क्या अपने अनुभव से आप उन्हें गाइड करेंगे? जब स्टार्ट करेंगे लोग, तब डेफिनेटली जाओ, नेटवर्क करो, मेंटर्स को पूछो, मेंटर्स को लेके आओ, और जितना भी छोटा सवाल हो वो सवाल है। आपके बिजनेस का हर कदम इम्पोर्टेंट है।
तो इसके लिए आप सोचो मत कि ये सवाल पूछूं या ना पूछूं। तो प्लीज टॉक टू द रेस्पेक्टिव पीपल, मेंटर्स और एडवाइजर्स को चुनो जो आपकी इंडस्ट्री में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और उनको पूछो। हर हफ्ते टाइमली शेड्यूल पूछो और आपके लिए एक गोल सेट कर लीजिए कि इस महीने में ये करता हूं, दूसरा महीना वो करता हूं। प्रोग्रेस, नॉट एवरी, देयर इज अ फेमस प्रॉवर्ब, नॉट एवरी प्रोग्रेस इज फॉरवर्ड। तो इसको ध्यान में रख के आपको ये समझना चाहिए कि हर महीना आपको आपका बिजनेस बढ़ाना है। तो छोटे मैट्रिक्स ले लीजिए। बड़ा यूनिकॉर्न का सपना डे वन से नहीं होता है, वो होता है 10-15 साल का प्लान। तो आपको जो सोचना पड़ेगा, हर महीना क्या चेंज होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए कि मैं आगे बढ़ूं बिजनेस में। तो ये बात बहुत जरूरी है। विठल जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है आपके बिजनेस के आगे के प्लान्स को लेकर। फंड्स जो हैं आपने किस तरह से दिए हैं, आगे फंड्स के को लेकर जो लक्ष्य हैं आपके, वो कहां तक जा रहे हैं, कुछ भविष्य की योजनाओं पर जरा रोशनी डाली। हाँ, तो हमने अब तक 2 साल में 40 स्टार्टअप्स को फंड रेज किया है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। और ट्रांजैक्शन टोटल हमने किया है पूरा ऑनलाइन ऑलमोस्ट 30 करोड़। अगले साल में हमारा मकसद ये है कि हम 100 स्टार्टअप्स को फंड करें और 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़े। इसका 5,000 नए इन्वेस्टर्स आएंगे ऑन बोर्ड। तो ये हमारा इमीडिएट मकसद है कि इसको करें, ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल्स है। और लॉन्ग टर्म गोल्स, हमको बनना चाहिए एक गो टू प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स एंड इन्वेस्टर, लोग जो सोचते हैं कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट्स करें। तो हम हाउस होल्ड नेम होना चाहिए। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे जीरोदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विट्ठल जी हमसे जुड़ने के लिए और अपने स्टार्टअप के बारे में ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपने तमाम दर्शकों और यंग एंटरप्रेन्योर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से स्टार्टअप मंत्र को अपना प्यार देते रहिए। आगे भी हम ऐसे ही शानदार बातचीत आपके लिए लेकर आते रहेंगे, बेहतरीन जानकारियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।